सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कल आपका यूपीएससी का जो मेंस का रिजल्ट है वो अनाउंस हुआ है और लगभग 3 स्टूडेंट्स हैं अभी जिनका नाम आया है जो जुड़े थे और उनका इंटरव्यू कॉल आया है। एक बार फाइनल सिलेक्शन होगा तो मैं उनसे आपका ज़रूर से रूबरू कराऊंगा। अभी तक 3 लोगों का मेरे पास कॉल आया है जिन्होंने मतलब जो जुड़े थे मुझसे और लगातार साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। कोर्सेस भी जो है वो कई उन्होंने ज्वाइन किए थे और क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है कौन कहाँ से पढ़ता है उसका डेटा इतना नहीं रहता, बट वो तीनों काफ़ी क्लोज जुड़े हुए थे और एग्रीकल्चर ऑप्शनल से भी, करंट अफेयर्स से भी जो है वो जुड़े हुए थे, एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम से भी जुड़े हुए थे। तो फाइनल रिजल्ट आएगा तो मैं ज़रूर से उनसे आपका रूबरू कराऊंगा या फाइनल रिजल्ट के बाद मैं आपसे ज़रूर से उनको रूबरू कराऊंगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज के जो टॉपिक्स हैं। आज जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक्स है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एक टॉपिक आपके लिए बनता है। फिर उसके बाद आपका एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, WMO की रिपोर्ट है, इंडिया श्रीलंका, न्यू ड्राफ्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, और जो निबंध का टॉपिक मैं आपको सैटरडे को देता हूँ तो वो आपको आई विल प्रोवाइड। ठीक है, तो ये देख लो आज का जो निबंध का टॉपिक है, देख लो एक बार। जो ऐसे टॉपिक है, जो निबंध का टॉपिक आपको लिखना है वो ये है कि मैन इज मेड बाय हिज बिलीफ एंड ही बिलीव्स सो ही इज। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, आप मुझे रीच कर सकते हैं। एकेडमिक, नॉन एकेडमिक है ना, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड खास तौर से तो आप मुझसे रीच कर सकते हैं। और कोई स्ट्रेस है, कुछ भी है पढ़ाई को लेके, तो आप मुझसे रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर आप लोग नोट कर लो, मैसेज कर सकते हैं। कई लोग को मैंने खुद कॉल किया है, अब आप थोड़ा सा उठाओ तो है ना कि मैं टाइम निकाल के आपको कॉल करता हूँ, आप मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे ये इशू हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे इस टाइप की थॉट प्रोसेस आ रहे हैं मेरे मन में, तो मैं खुद टाइम निकाल के आपको 2 से 3 बार कॉल करता हूँ, फिर आप कॉल ही नहीं उठाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ा मुश्किल से टाइम निकलता है और उसमें फिर आप लोग कोशिश करें कि रिस्पॉन्ड करें, है ना। कई लोग ऐसे रहता है, आई अंडरस्टैंड जो स्ट्रेस फील करते हैं या कोई भी मतलब कई मन में दुविधा रहती है, तो मन में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं कई बार, है ना। तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें रिस्पॉन्ड करने की। एक बार बातचीत होगी तो एटलीस्ट पढ़ाई की वजह से मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो मेंटल स्ट्रेस है वो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। और कभी भी कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज जरूर से अगर आप फेस करें तो जरूर से रीच करें। ठीक है, बिल्कुल रीच करो, उसको डिले नहीं करना है, है ना, क्योंकि वो फिर हम डिले करते हैं, उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो फिर आगे कई थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर आपको मेडिकेशन ही आपके पास ऑप्शन बचता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें और ये नंबर आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करें। और भी कोई क्वेरी है पढ़ाई से रिलेटेड वो भी आप मुझे रीच कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड जरूर से करें। ये टेस्ट देख लो, संडे को 8th टेस्ट शेड्यूल्ड है, तो आपके पास टोटल 8वां टेस्ट है आउट ऑफ द 50th टेस्ट, 50 में से 8वां टेस्ट है। तो 8वां टेस्ट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है संडे को रात को 9 बजे, और इसका प्राइस भी मैंने आज रिड्यूस कर रखा है। ये प्राइस आपका जो है रिड्यूस होकर 1499 से 999 है। टोटल 50 टेस्ट, मैंने सारे के रिवीजन PDF डाल दिए। ये रिवीजन PDF एक रामबाण आप लोगों के लिए होगा। अच्छे तरीके से PDF पूरे प्रिपेयर्ड है, बढ़िया सोल्यूशन है, बढ़िया PDF है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना क्या आप इसको अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर पाते हो। ये मुझे थोड़ा सा बताना, अगर नहीं होगा तो मैं फिर उसके बारे में बात करके कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सके, प्रिंट आउट ले सकें, ऐसा मैं इंश्योर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये जरूर से आपको जुड़ना है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर। ये 8th टेस्ट संडे को शेड्यूल्ड है, प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है। और ये सब स्कॉलरशिप टेस्ट और ये सब अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये प्रॉपर टेस्ट है, आपको देना, आपका स्कोर देखना है, आप टॉप में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एडवांस करंट अफेयर्स का ARC रिपोर्ट का कोर्स है वो भी चल रहा है, ऑलरेडी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच भी मैं जल्द शुरू करूंगा, मैं आपको बता दूंगा। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं GS 2, 3, 4 के लिए पढ़ना होता है। जैसे आप देख सकते हो, टेररिज्म पे रिपोर्ट है, गवर्नेंस पे रिपोर्ट है, सोशल कैपिटल पे रिपोर्ट है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे रिपोर्ट है। पेपर 2, 3, 4 जो है इससे जुड़े हुए हैं। शुरू करते हैं, पहला टॉपिक है एंड दिस इज लिंक्ड विद द वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इसमें, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज रिलेटेड विद द साइंस पार्ट। आप नोट कर सकते हो, ठीक है। साइंस एंड रिलेटेड गवर्नेंस पार्ट जो है वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। साइंस से रिलेटेड वी कैन से, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन।
फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट एज फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं? ये बिल्कुल आपका मेंस का साइंस एंड टेक में ऐसे प्रश्न बिल्कुल फ्रेम हो सकते हैं, इसे प्रीलिम्स तक ही सीमित नहीं है, मेंस का भी इसमें अच्छा खासा प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो ये एक बार देख लेते हैं कि फिक्स्ड डोज जो कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, सबसे पहला प्रश्न आपके लिए आएगा और हाईलाइट मैं कर देता हूँ, जो पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखा, बाकी पूरा पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे और www.sauravpandeyupsc.com वेबसाइट पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैगजीन और ये सब चीजें भी आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, जैसे जनरली आप कोई दवा खाते हो, ठीक है, अगर आप कोई भी दवा खाते हो तो उस दवा में क्या होता है, एक दवा होती है, ठीक है, जनरली जैसे आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड अगर एक दवा खाते हो तो उसमें एक दवा होती है। तो जब हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं उसमें क्या है, उसमें एक से ज़्यादा दवा इंक्लूडेड होती हैं। मान लो कोई बीमारी है, उसमें हो सकता है कि दो तीन बीमारी की एक साथ दवा हो, या एक बीमारी के लिए ही दो तीन दवा कंबाइन कर दी है, तो उसे हम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन शब्द इसको इसके लिए हम इस्तेमाल जो है करते हैं। अब इसमें देखो एक लॉजिक ये दिया जाता है कि सपोज करो किसी बीमारी को आपको डील करना है, अब उसमें आपके पास तीन चार दवाइयाँ हैं, तीन चार दवाइयाँ हैं, जब आप वो तीन चार दवाइयाँ खाओगे तो एक शेड्यूल होगा, नाश्ते के बाद है ना, खाने से पहले, नाश्ते के बाद, सोने के से पहले, सोने के बाद, पता नहीं ऐसे ऐसे 50 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब उसमें आप उसको भूल जाओ, सपोज करो उसको आप भूल जाओ, कोई दवा मिस हो गई, कभी कुछ मिस हो गया, तो वो बैठता नहीं है। तो कहा जाता है कि एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में क्या सारी दवा एक साथ हो जाती है और फिर एक ही दवा आपको खानी पड़ती है, इससे आपको बेनिफिट होता है। तो ये एक लॉजिक दिया जाता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो ये नॉर्मल दवा है, ये आप सेपरेटली दवा ले रहे हो, दवा के नाम नहीं रटने हैं, बस एक एग्जांपल है कि दवा तीन चार दवाइयाँ हैं आपको खानी है, सुबह नाश्ते के पहले खानी है, पता नहीं नाश्ते के पहले खानी है, खाने के बाद खानी है, सोने से पहले खानी है, सोने के बाद खानी है, नहाने से पहले खानी है, नहाने के बाद खानी है, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन बना लो। अब इस इतनी सारी दवाइयाँ खानी है, ठीक है, तो द हिंदू सेशन के पहले खानी है, द हिंदू सेशन के बाद खानी है, नोट्स बनाने के पहले खानी है, नहीं खानी है, टेस्ट देने से पहले खानी है, टेस्ट देने के बाद खानी है, मतलब कुछ भी आप बना दो। तो मतलब इसमें आप एक दवा खाते हो, ठीक है, फिक्स डेज कॉम्बिनेशन में क्या है कि सारी दवा के साथ एक दवा हो गई, बस ये सारी दवा की जगह आपको एक दवा खानी है, तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन इसे हम कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और भी अगर आप देखोगे तो ये मतलब दवाइयों का नाम मत रखना, बस ये थोड़ा सा एक एग्जांपल के रूप में, जैसे एड्स की जो बीमारी होती है उसमें कहा जाता है ये एफडीजीज जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल है, बहुत सारी दवाइयों को कंबाइन करके एक सिंगल दवा आपकी बनाई गई है। जैसे डायग्राम आप देख लेना, इस पर दवा का नाम मत लिखना, इतना मतलब टेक्निकल नहीं होना, किसी की मेडिकल फील्ड है तो बहुत टेक्निकल मत होना इसमें। तो ये थोड़ा सा, अब इसमें देखो ये ऐसा खेल, मतलब इसमें क्या है, अगर आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन करते हो तो जनरली अगर मान लो कोई जेन्युइन दवाइयों का कॉम्बिनेशन आप बना रहे हो जिससे कुछ बेनिफिट है, मतलब एफिशिएंट है, अच्छी खासी एफिशिएंसी है, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आप इस चीज़ को समझो, एक पॉइंट जो सामने आता है वो ये है कि जनरली क्या होता है कि जो प्रयास किया जाता है वो ये है कि जैसे आपके पास ड्रग्स की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, डीपीसीओ। तो सपोज करो कोई दवा है, उस दवा का सरकार ने कर दिया कि इस दवा का प्राइस इससे ज़्यादा नहीं होना होना चाहिए, तो वो जो प्राइस डिसाइड किया जाता है वो सिंगल दवा के लिए होता है। लेकिन जब आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो उसमें ये लागू नहीं होता है। कंपनीज क्या करती हैं कि एक दवा लिया, उसमें विटामिन मिनरल्स मिला के उसको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बना दिया। मान लो जैसे होता है ना कि आपको जब आप डॉक्टर के जाते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि यार ये दवा ले लो, साथ में विटामिन और ये सब भी तीन चार रिकमेंड कर देते हैं। तो ये कंपनीज क्या करेंगी कि जो मेन दवा है उसका सॉल्ट लेके और उसमें विटामिन मिनरल वाला भी ऐड करके और प्राइसिंग अपने मन के हिसाब से रख सकते हैं। अगर वो सिंगल दवा बेचे तो वो नहीं ऐसा कर सकते हैं, मतलब दे विल फॉल अंडर डीपीसीओ, मतलब ये डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल कंटेक्स्ट में जो है वो आपके इंक्लूड रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ये थोड़ा सा जरूरी है कि इसको रेगुलेट किया जाए। तो यहाँ पे पहला ये है कि सबसे पहले जैसे फार्मा को कोपिया करके जो कमीशंस होती हैं फॉर टेस्टिंग दीज ड्रग्स, है ना, कि क्वालिटी मेंटेन होती है कि नहीं है, तो इन्हें सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऐसी दवा के लिए रखनी चाहिए जो अभी इतना एग्जिस्ट आपका नहीं है। दूसरा, जो इंडिविजुअल कंपनीज है जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये भी देखना है कि जो इंडिविजुअल कंपनीज है वो क्यों इतना हाई चार्ज करती हैं एफडी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का, तो इसको भी थोड़ा रेगुलेट करना आपका जरूरी बनता है। 1982 के अंदर लॉ में कुछ चेंजेस किए गए थे, पार्लियामेंट ने लॉ चेंज किया था और उसमें जो कहा था कि जो स्पेसिफिक जो ड्रग है जिनकी कोई ऐसी एफिशिएंसी या ऐसा नहीं है, मतलब
अगर उसकी ऐसा जो आप दवा बना रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी दवा आप नहीं बना सकते। जनरली जैसे मान लो अगर आप फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कर रहे हो, अब आप 3 दवा का कॉम्बिनेशन कर रहे हो, सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आपको प्राइस में बेनिफिट हो जाए, या प्राइस अपने मन से रख लो और ये रेगुलेशन से आप दूर हट सको। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो इस चीज को प्रोहिबिट किया गया है कि अगर आप कोई दवा बना रहे हो और उसमें सर्टेन आपके पास जो थेरापेटिक या आप कह सकते हो कि मेडिकल वैल्यू होना चाहिए, तो विदाउट मेडिकल वैल्यू अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो या कोई दवा बना रहे हो तो वो प्रोहिबिटेड है। 1982 में लॉ चेंज किया गया था। 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स अमेंड किए, जिसमें उन्होंने अगर आप कोई नई दवा बना रहे हो इंक्लूडिंग द एफटीजीज, तो उन्हें पूरा का पूरा प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा तो ड्रग कंट्रोलर्स जर्नल ऑफ इंडिया को, और जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, तो ये उनको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन देखो क्या है कि जो सारी की सारी ये दवाइयां हैं, इन सब के बारे में जो देखने का काम आपका होता है, दैट इज बेसिकली फॉल विद इन द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ड्रग इंस्पेक्टर्स आपके होते हैं, तो उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो वो सही से चीज़ें इंप्लीमेंट हो नहीं पाती, अगर इवन जो लॉ भी एग्जिस्ट हो करते हैं वो भी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, सर्टन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो जरूरी क्या है कि स्टेट का पार्टिसिपेशन इस पे इंक्रीज करना जरूरी हो जाता है। अगर हम वो नहीं करते हैं तो इट इज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, और आज 11:15 बजे एक मैराथन सेशन शेड्यूल्ड है 5-6 घंटे का है, जिसमें मैंने सारा 5am सीरीज का कंटेंट कंबाइन कर दिया है। आप थोड़ा बढ़ा के चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो अगर आपने पहले देख रखा है। नोट्स मत बनाना, क्योंकि ऑलरेडी जो उन्होंने 5am सीरीज फॉलो कर रखी है सही से, वही सारे वीडियोस कंबाइंड है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप उसको दोबारा से नोट्स बनाओ और आपको एक्स्ट्रा मेहनत लगे। हाँ, आप चाह रहे हो कि फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी देखना चाहते हो, बैठ के रिवाइज करना चाहते हो, तो मैंने एक काम कर दिया, सारे वीडियोस कंबाइन करके एक मैराथन सेशन बना दिया आप लोग के लिए। आज 11:15 बजे कंबाइंड होगा। एनवायरनमेंट भी हमने कवर कर लिया, एनवायरनमेंट के सारे लेक्चर प्लेलिस्ट जाओगे तो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में एनवायरनमेंट भी हमने बेसिक पार्ट सारा कवर कर लिया। सब कुछ इस यूट्यूब चैनल के अंदर ही है, तो ये चीज़ थोड़ा सा देखिए। और भी कई सारी प्रीलिम्स जैसे जैसे आ रहा है तो वैसे वैसे मैं करूँगा। एक बार अभी थोड़ा एग्रीकल्चर ऑप्शनल जो है वो कंप्लीट करने में लगा हूँ, क्योंकि देखो कोई काम करना है उसको अच्छे से करना है। ऑप्शनल एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उसमें थोड़ा हैंड रिटन नोट्स और करके साथ साथ चीज़ें करनी पड़ती है। तो 1 वीक के अंदर विद इन वो एग्रीकल्चर ऑप्शनल खत्म हो जाएगा और सेकंड पेपर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड बैच एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, तो उसको आप फिर आप जो जुड़ना चाहेंगे उनको पूरी जानकारी मैं दूंगा और आप जुड़ सकते हैं सेकंड बैच में। और फिर आपका जो भी इसमें चीज़ें चल रही हैं और भी कई सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे यूट्यूब में रहेंगे, और कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर आपकी रहेंगी। कोशिश आप लोग कुछ इस समय को करें कि मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए ऑलरेडी डाल रखा है कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब आप पढ़ें, तो आपकी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। और आप लोग के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं, कंसर्न आते हैं, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोग उससे एग्री करेंगे तो आप उसका हिस्सा बन सकता है। खास तौर से मेंटरशिप को लेके सबको एक मेंटर की ज़रूरत ज़रूर से होती है, तो उसको लेकर मैं थोड़ा सा, मुझे 6-7 दिन का आप लोग समय दो, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमें एक इंडिविजुअल स्पेसिफिकेशन जो है हम चाहते हैं 1-to-1 एक हमारा कोई मेंटर हो, या हमें कोई इशू हो तो हम रीच कर सके उन्हें डायरेक्ट तरीके से। तो वो मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कशन जरूर से करूँगा, आपने ये बात मेरे मन में डाली है तो, बट एक बार एग्रीकल्चर ऑप्शन खत्म हो उसके बाद ही उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो WMO की रिपोर्ट है। अच्छा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर से करें आप सेशन कब अटेंड करते हैं, आलस ना करें लाइक करने में। चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां मौका मिलता है चैनल के बारे में शेयर करें। ये सब चीज़ें आप जरूर से ध्यान रखें। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखो कई कंसेप्ट मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट से डिस्कस किया हुआ है। इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कुछ समय पहले ही। अभी ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी हमारी चर्चा हो रखी है बढ़िया तरीके से। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट में बढ़िया चर्चा हम लोगों ने कर रखी है। यहाँ पे देखो एक वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसकी रिपोर्ट आई है, तो उस रिपोर्ट पे कुछ बातें बोली गई हैं और उसके कंटेक्स्ट में हम लोग कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस अबाउट द रिपोर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो बिफोर वी प्रोसीड हमें कुछ चीज़ें जो इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में जाननी है, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है, WMO की रिपोर्ट है। अब उससे पहले कुछ चीज़ें देखनी है। ये आप पहाड़ देख रहे हो, यू कैन सी दिस हिमालयन माउंटेन्स। सो यहाँ पे क्या है कि जनरली यहाँ पे एक शब्द मेंशन है, ग्लेशियर लेक्स। ये ग्लेशियर लेक है।
ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये ग्लेशियर्स होते हैं पिघलते हैं, पिघलने के बाद पानी इकट्ठा होता है, एक गड्ढा टाइप होता है और यहाँ पानी इकट्ठा होता है और आपका लेक्स बनती है। अब यहाँ पे जो ऐसे रहते हैं ना मोरेन्स बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं, अगर सपोज करो ये बांध टाइप हो बन जाता है, अगर ये टूट जाए, पानी बहुत होता है, तो ये टूट के नीचे बह के जाएगा और ये बाढ़ कर देगा। इसको हम GLOF बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग। इसके लिए हम शब्द जो मेंशन करते हैं दैट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, आउटबर्स्ट फ्लडिंग, ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग ये शब्द जो है वो हम यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखें। यहाँ पे अगर आप देखो ये पूरे तरीके से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोस्फियर। एक बार मुझे बताना बढ़िया तरीके से कि अर्थ के किस हिस्से को क्रायोस्फियर बोला जाता है, ये बताना। एक और मुझे बताओ, जो पेंगुइन है वो एंटार्क्टिक रीजन में पाई जाती है कि आर्टिक रीजन में पाई जाती है, पेंगुइन के बारे में बताना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इफ यू सी हियर, तो ये पूरे ग्लेशियर बड़े बड़े पिघल रहे हैं। हैबिटेट पेंगुइन्स का हो गया या पोलर बियर का हो गया, ये सब हैबिटेट जा रहे हैं। आप खुद देखो जो हैबिटेट्स हैं वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और नए नए रूट्स खुल रहे हैं, नए नए रूट्स खुल रहे हैं, तो जहाज जा रहे हैं। जो थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट का इकोनॉमिक चीज़ें ही देखता है उसको लगता है अरे नए नए रास्ते खुलेंगे, टूरिज्म करेंगे और रिजॉर्ट बनेंगे और नए नए स्ट्रेटजिक वाले रूट्स बनेंगे, तो यहाँ से शिप्स मूव करेंगे, यहाँ पे कब्जा कर लो, यहाँ के रिसोर्सेज यूज़ कर लो, इस टाइप की थिंकिंग होगी। बट पता नहीं कहाँ जाएंगे। बट अब ये एक चैलेंज है, मतलब अब ये देखो इस टाइप से सारा पिघल उघल जाएगा। इनका रोल होता है, सुनो देखो पृथ्वी में ना, पृथ्वी में चीज़ों को रन कर लेके जो एक नेचुरल सिस्टम, हम इंसान ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमको लगता है कि हम बहुत होशियार है, लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमें हवा के लिए, हमें पानी के लिए, हमें खाने के लिए, हम प्रकृति पर ही निर्भर है। ये सिंपल सी बात है। हम अपने पर निर्भर हैं लड़ने के लिए और सब चीज़ें हैं, लेकिन हम खाने पीने और ये सारी चीज़ों के लिए हम पूरे तरीके से पृथ्वी पर ही निर्भर हैं। अब अगर आप खुद सोचो कि जैसे एग्रीकल्चर ही ले लो, एग्रीकल्चर में हमारा एक साइकिल है कि अच्छा इस समय बारिश होगी, बारिश जो भी होगी उस बारिश में जब भी रेनफॉल आपकी होगी तो उस रेनफॉल के बेसिस पे हम हमारा एग्रीकल्चर साइकिल हम डिसाइड करेंगे। इस समय हम राइस उगाएंगे, इस समय हम वीट उगाएंगे, हम इस समय ज्वार बाजरा उगाएंगे, जो भी क्रॉप्स हम उगाएंगे। तो बेसिकली जो रेनफॉल पैटर्न है उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर ये जो आर्टिक रीजन एंटार्क्टिक रीजन पिघल जाएं, समुद्र के टेम्परेचर में बदलाव हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो ये विंड का पैटर्न है ना पृथ्वी का, प्लेनेटरी विंड्स, जिसे हम परमानेंट विंड या प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं, जैसे ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, ये सब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वो पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से एलनीनो जैसे इवेंट्स और फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, इंडियन ओशन डाइपोल जैसे इवेंट्स बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, एटलांटिफिकेशन जैसी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, सब पढ़ा रखा है, ठीक है। एटलांटिफिकेशन जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सब तो बर्बादी हो जाएगा ना समुद्र का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हवाएं का रुख बदल रहा है, तो फिर हम सर्वाइव कैसे करेंगे। मतलब क्योंकि नेचुरल सिस्टम आप ब्रेक कर दोगे और हम एक स्टेज तक रीच कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं हॉट हाउस अर्थ, एक ऐसी स्थिति जहां पे हमारे नेचुरल फोर्सेस हमारे एनिमी बन जाएंगे। क्योंकि देखो हम इस पृथ्वी में नेचुरल सिस्टम में बहुत छोटे कंपोनेंट हैं, बहुत ही हमें लगेगा हम बहुत बड़े हैं लेकिन हम बहुत छोटे हैं। एक मतलब बहुत ऐसा कोई बड़ा डिजास्टर के प्रति हम जा सकते हैं, चाहे वो रेनफॉल के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से हो, चाहे वो सूखे की स्थिति हो, कोई भी स्थिति बन सकती है। और इंसान इंसान तब तक रहता है ना जब तक वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेता है। अगर वो बेसिक नीड्स हैं, फूड नहीं है, वाटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इस स्थिति को संभाल पाना। तो इट्स बेटर हम डब्ल्यूएमओ की जो रिपोर्ट है इसको भी बहुत सीरियसली लें। अब यहाँ पे इस डायग्राम को भी अगर आप देखो, तो जैसे अब ग्लेशियर लेक यहाँ पे है, ये पानी पिघला, ये इस टाइप से ये ग्लेशियर लेक है, पानी पिघला और ये सारा पूरा का पूरा फ्लड फ्लड हो जाएगा, डूब जाएगा। इसे ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग बोलते हैं, पूरा डूब जाएगा। और जैसे अभी सिक्किम में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, वो सब एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 2020 की बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि जो प्लैनेट का रिस्पॉन्स है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के प्रति उसको थोड़ा सा हमको बेटर करना है। हमने जैसे पेरिस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 डिग्री से ज़्यादा अर्थ का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर नहीं होना चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। जब हम कंपेयर करें उसको हमें वहाँ तक रोकना है 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है वो अभी हमें जितना कंट्रोल करना चाहिए हम उतना कंट्रोल नहीं कर रहे हैं।
दूसरा ये भी कहा गया कि बहुत सारे जगह पे देखा जाए तो जैसे वर्ल्ड के जो ग्लेशियर्स हैं वो लगभग 1 मीटर थिन हो रहे हैं, 1 मीटर हर साल थिन हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, 1 मीटर बहुत बड़ी चीज है। थिन होते 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 बहुत थिन हो जाएंगे। पूरा जो क्रायोस्फीयर है, जो आपका फ्रीज्ड सर एरिया है अर्थ का, वो पूरा डैमेज हो जाएगा। मतलब है ना, रीजनल वेरिएबिलिटी भी है। फिर उसके बाद रीजनल लेवल पे वेरिएशंस भी देखने को जो है मिलता है। हर रीजन पे जो ग्लेशियर्स आपके प्रेजेंट है वो छोटे होते जा रहे हैं आपके, क्योंकि देखो सबका रोल है, डेजर्ट का भी रोल है, नदियों का भी रोल है, ग्लेशियर्स का भी रोल है। नेचर में हर चीज का रोल है, तभी वो एग्जिस्ट करते हैं। और अगर वो खत्म होंगे तो उनका रोल खत्म होगा, और रोल खत्म होगा तो हमारे ऊपर जो उनका एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो भी नहीं रहेगा। जो प्लेनेटरी विंड या परमानेंट विंड क्रिएशन में ग्लेशियर्स और इनका जो बेनिफिट है वो नहीं बचेगा, फिर हमें खुद कैसे हम सर्वाइव करेंगे देखने की बात है। अभी आप एग्जांपल कोट कर सकते हो, जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया अफ्रीका में एक ग्लेशियर है, दैट इज वेंजोरी माउंटेन्स एंड माउंट केनिया, वो डिसअपियर हो जाएगा बाय 2030। और किलिमंजारो जो है 2040, अफ्रीका में ही लोकेटेड है। 2040 में यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो पूरे खत्म हो जाएंगे। ये है। तो और दूसरी ये भी कहा गया कि धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं तो ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी एक फ्लडिंग उत्तराखंड में 2013 में हुई थी। आपका जो चोंगथांग डैम सिक्किम में अभी हाल में ही हुआ था, इस पर हमने भी डिस्कशन किया था। लोनाक लेक फ्लडेड बिकॉज ऑफ द जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये आपका ये लेक में फ्लड हुआ, फिर पानी इस डैम में गया, डैम टूटा, पूरा बांध टूटने से पूरा नीचे बहुत फ्लड हुआ, बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है वो लॉस हुई। धीरे धीरे हिंदू कुश जो हिमालयन माउंटेन्स हैं वहां भी तेजी से ग्लेशियर्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं। ये सब आप कोट कर सकते हो, जब आप लिखते हो ना तो इनमें आप कोट कर सकते हो। तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करंट रेट में तेजी से बढ़ता जा रहा है, और हमें ये देखना है कि अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ऑन एन एवरेज जो टेम्परेचर होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, दैट विल इंक्रीज टू 2.5 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। इससे ग्लेशियर पिघलेंगे ज़्यादा, सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो इसका इम्पैक्ट जैसे 2023 के मेंस में भी देखोगे तो इस पर प्रश्न आया हुआ है कि किस प्रकार से वो कोस्टल इलाकों को अफेक्ट कर सकता है। सिंपल से मैंने बहुत बार चर्चा आप लोग से की है कि जो अगर सी लेवल राइज होगा तो पानी जब बढ़ेगा तो आसपास के जो मिट्टी है, कोस्टल इलाकों में जो मिट्टी है वो सैलाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, लोग फिर माइग्रेट करेंगे, तो उसके अलग अपने चैलेंजेस जो है वो देखने को कंटिन्यूस बेसिस में मिलेंगे। फ्रेश वाटर का सप्लाई भी अफेक्ट होगा क्योंकि यही ग्लेशियर्स है। अब खुद इमेजिन करो, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि गंगा रिवर गंगोत्री से, यमुना रिवर यमुनोत्री से, अब वो ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे तो रिवर स्टार्ट कहाँ से होंगे? क्योंकि रिवर देखो एक जगह से शुरू होती है और फिर समुद्र में खत्म होती है। इस बीच में छोटे छोटे स्ट्रीम और बारिश की से और ग्लेशियर के मेल्टिंग से पानी रिवर में ऐड ऑन होता चला जाता है। अब जब स्टार्टिंग ही नहीं होगी रिवर की तो फिर रिवर धीरे धीरे सूख जाएंगी। जब रिवर ही सूख जाएंगी, पानी नहीं रहेगा, तो फिर आप जानते हो फ्रेश वाटर कहाँ से हमें मिलेगा। फिर वही इजरायली टेक्निक अपनाएंगे, भाई समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी को फिर हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा सा सॉल्ट हटा के यूज कर सकें। फिर ये भी हमें ध्यान रखना है कि अवेयरनेस जनरेट करना, दूसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम लेकर आना ये है। क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग अगर हो रही है तो उससे हम अपने आप को तो बचा सकते हैं। लेकिन देखो सॉल्यूशन तो यही है कि हम पूरा का पूरा जो जलवायु परिवर्तन है उस जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए वो थोड़ा सा हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से फ्लड की वार्निंग होती है, उस साइक्लोन की वार्निंग होती है ना, बहुत सारी लेवल पे अर्थक्वेक से रिलेटेड इतनी वार्निंग तो नहीं हो पाती है। तो हमें ये थोड़ा सा देखना है कि जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं इनकी साइज रिड्यूस हो रही है और एसोसिएटेड रिस्क जो है उन्हें हम एक डिजास्टर के रूप में माने कि देखो अभी ये जो मेल्ट होते जा रहे हैं या बहुत थिन हो रहे हैं, मान लो थिन हो रहे हैं, थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा तुरंत पिघलेंगे और वो लेक फॉर्म होगी, और तुरंत ज़्यादा पानी अगर ऐड ऑन हो गया तो तुरंत बाढ़ की स्थिति बिकॉज ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लडिंग की वजह से देखने को कंटिन्यूस बेसिस में मिल जाएगी। तो हमें मैपिंग प्रॉपर करनी है, कौन सा रीजन कितना वनरेबल है, हमें जो रिस्क है उसको देखना है, कितना रिस्क असेसमेंट प्रॉपर करना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम डेवलप करें उसको बहुत ही केयर से करें, सस्टेनेबल सेंस में करें, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वहाँ डेवलप करें, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ना करें, ये देखना है। जैसे अभी अभी आप जो उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हो रही है, आप उसको थोड़ा सा स्टडी करोगे तो उसमें जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने क्या बोला कि इसे एक वेडिंग डेस्टिनेशन बना सकते हैं। अब ये कंसेप्ट आप कोट कर सकते हो। सपोज करो कोई प्रश्न आता है कि हिमालयन रीजन के डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन का मतलब हो गया कि लोग वहाँ गए, अपना जो भी होता है, जैसे राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग का कंसेप्ट बहुत है, लोग पूरा फैमिली आ जाते हैं और फिर जो है शादी और ये सब होती है। तो ऐसा कुछ हिमालयन रीजन में भी हो सकता है। ठीक है, वैदिक मैरिज आज के समय में एक कंसेप्ट जो है काफ़ी
जो है चलता है, तो आप लोग बाद में ये करना, तो ये सब कंसेप्ट यूज़ कर लेना, हम लोग का तो अभी बचा नहीं है। तो ये थोड़ा-सा मतलब ये चीज़ देखो, तो जैसे हिमालयन रीजन का अगर आपको डेवलपमेंट भी करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे आप कोई बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री सेट कर दो। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री तो कहाँ सेट करोगे वहाँ पे? तो वहाँ पे जो भी आप करोगे वो कुछ ऐसा करोगे कि आपको नेचर का भी, प्रकृति का भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने कि बहुत नुकसान हो। तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल आप कोट कर सकते हो, वहाँ हिमालयन एग्रीकल्चर है, जैसे केसर की खेती, फ्रूट्स की खेती, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, एपीकल्चर जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो बोला जाता है कि हिमालयन रीजन में एपीकल्चर की बहुत पोटेंशियल है। ऐसे कुछ तरीके हैं आप कर सकते हो जिससे लोगों की लाइवलीहुड भी हो, उनकी इनकम भी हो, और हमें ये इम्पोज नहीं करना कि भाई प्लेन एरिया में जैसा डेवलपमेंट हो रहा है वैसा हिमालय में भी करें। आजकल तो चल रहा है ऐसा ट्रेंड, बट हमें थोड़ा इन चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंडिया श्रीलंका के ऊपर। एडिटोरियल में टॉपिक आपका आया है, ठीक है। संडे को सेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, 12-1 बजे आपका सेशन होता है, ठीक है, तो उसको प्लीज अटेंड किया करो। ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस का बहुत अल्टीमेट उसमें स्पेशल इशू आता है। यहाँ पे देखते हैं इंडिया और श्रीलंका का, इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशन है उसको डिस्कस, इंडिया और श्रीलंका के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, जब आप इंडिया श्रीलंका पे लिखते हो तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। ओवरऑल हम नहीं डिस्कस करेंगे इंडिया श्रीलंका के पूरे रिलेशंस को, वो कभी अगर कोई आर्टिकल आएगा तो उस पर मैं जरूर से आपसे चर्चा करूंगा। ऑल्दो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर रखा है इंडिया श्रीलंका के रिलेशन पे, काफ़ी चर्चा हमने कई बार कर रखी है। अब देखो यहाँ पे ये 2-3 बातें इसमें हाईलाइट आपकी की गई हैं। दूसरी पहली चीज़ कही गई है कि इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, मतलब जैसे कि एक एग्रीमेंट साइन किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एमओयू साइन किया जाए और उसमें बायलैटरल ग्रिड बनाया जाए, और फिर जैसे भारत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है श्रीलंका को। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में हमने भूटान को अलाउ किया है, नेपाल को अलाउ किया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपनी बांग्लादेश को बेच सकते हैं, और तो ऐसा ही कुछ सिस्टम डेवलप किया जा सकता है इंडिया श्रीलंका के बीच में। इलेक्ट्रिकल ग्रिड का कंसेप्ट है, बायलैटरल ग्रिड का कंसेप्ट है, इसमें एमओयू की भी बात की गई है, और ओवर 13 साल पहले एमओयू भी इस एरिया में साइन किया गया था, और ग्रिड डेवलप करके और इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। बट अभी एक यूनिट भी ट्रांसमिट नहीं हुई है। इन्होंने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया। दूसरा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया था दिसंबर 1998 में। लेकिन अभी क्या है, इन्हें कई लेवल पे बातचीत अभी करनी है, एंड मतलब आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कुछ एग्रीमेंट करना है। तो ये देखो, ये आप हाईलाइट कर सकते हो, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब आप साइन करते हो तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि दोनों के बीच में व्यापार बहुत आसानी से हो सके, किसी भी प्रकार का जो हर्डल ना हो, ऐसा ना हो कि हम कोई प्रोडक्ट श्रीलंका को बेच रहे हैं या श्रीलंका हमें भेज रहा है तो हम किसी भी प्रकार का टैक्स लगाएं या उन प्रोडक्ट के मूवमेंट पे कुछ कंस्ट्रेंट हो। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंश्योर किया जाता है कि ठीक है, जो भी व्यापार हो वो बहुत स्मूथली चले, लेकिन उसमें भी अभी कई आर्थिक लेवल पे, टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कोऑपरेशन हमें लेकर आना है, तो ये भी एक स्कोप आपका रहता है। तीसरा जो है टूरिज्म, श्रीलंका में टूरिज्म का बहुत हाई पोटेंशियल है। तो इसमें ये कहा गया कि इंडियंस बहुत सारे जाते हैं टूरिस्ट के रूप में, और श्रीलंका इससे अर्निंग भी करता है, बट जो पोटेंशियल रीच करना चाहिए वो पोटेंशियल अभी तक रीच आपका नहीं किया है। फिर इंडिया को जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है श्रीलंका में, जो एक पॉलिटिकल क्लास डेवलप करती है बिकॉज ऑफ तमिल इशू एंड ऑल, तो उसको भी इंडिया को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है। तो देखो, जब भी इंडिया श्रीलंका पे आप लिखो तो ये थोड़े से यूनिक पॉइंट्स हैं तो थोड़ा सा आपको देखना है। एक तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड की बात है जिसे हम बायलेटरल ग्रिड भी बोलते हैं, उसके बाद जो एक आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, फिर एक आपका टूरिज्म की बात है, और एक आपका एंटी इंडिया सेंटिमेंट की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक्स ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि COP28 के लिए पेज छोड़ के रखना, नई नई चीजें आ रही, जैसे डैमेज फंड वाला हमने लॉस एंड डैमेज फंड वाला डिस्कस किया, कई कंसेप्ट आ रहे, एक और एक ए से कुछ नाम था, वो क्या था भूल गया, तो वो भी हमने डिस्कस किया था। अब देखो, इसी तरीके से अब एक और बात आ रही है, जो अभी नया एक ड्राफ्ट बना है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी के कंटेक्स्ट में। तो ये थोड़ा सा देखना है, ठीक है, थोड़ा कंटेक्स्ट देता हूं आपको मैं, और फिर उसके बाद जो बातें इसमें लिखी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे लगातार बातचीत ये हो रही है कि है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी। ग्लोबल स्टॉक टेक के ऊपर भी हमने चर्चा बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है ना, उसी कंटेक्स्ट में रिन्यूएबल एनर्जी की बात भी हो रही है। तो इसका मतलब क्या, फॉसिल फ्यूल को आप रिप्लेस करके और आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहते हो।
सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो ये ज़रूरी भी है। अब देखो इसमें आप खुद देखो कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तुरंत ट्रांजिशन करते हो तो इसमें नुकसान क्या है? एक तो वेस्ट एशिया का तो अच्छा खासा होगा क्योंकि उनकी अर्निंग क्या है? वेल से वेल्थ जनरेट करते हैं, कुआँ खोदा, ऑयल निकाला, बेचा, पैसा कमा लिया। तो वेस्ट एशिया का तो बहुत बढ़िया है, जैसे ये जो सब सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, इनकी कमाई तो ऐसी ही होती थी। तो एक तो ये एंगल है। दूसरा, आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखो कि जब आप एनर्जी ट्रांजिशन एकदम से करने का प्रयास करोगे तो उसमें देखो डेवलप्ड देश तो अपना टेक्नोलॉजिकल लेवल पे एडवांस है, उनको इतना ट्रांजिशन में टाइम नहीं लगेगा, ना उनको इतनी दिक्कत होगी, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। बट हमें, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लेवल पे सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अलग-अलग सेक्टर में एग्जिस्ट करती है, और उनको रन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी कॉस्टली हो जाएगी, मान लो रिन्यूएबल एनर्जी इतना, मान लो ग्रीन हाइड्रोजन ही आप ले लो, तो वो कॉस्टली होगा, अभी ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। तो आपकी डिपेंडेंसी थर्मल पावर पे है, आपने एक सिस्टम बना रखा है। अब वो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाओगे तो ये ट्रांजिशन बहुत कॉस्टली है। इस ट्रांजिशन को मीट करने के लिए जो कॉस्ट है आपका, आप कह सकते हैं उस वो कॉस्ट या तो डेवलप्ड देश कुछ क्लाइमेट फाइनेंस के माध्यम से प्रोवाइड करें, या फिर हमें थोड़ा समय लगेगा इस पूरे ट्रांजिशन के। तो इंडिया इन सारे क्लॉज से एग्री नहीं करेगा, मतलब इंडिया हाई पॉसिबिलिटी कि इन चीज़ों पर इंडिया एग्री ना करे, थोड़ा समय ले, क्योंकि फिर इससे हमारे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक डिले हो सकता है। अब देखते हैं इसमें जो जो बातें लिखी हैं। पहला, इसमें कहा गया कि जो फॉसिल फ्यूल है उसको तुरंत फेस आउट करना, और जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना, ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है। एंड फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी को पूरे तरीके से ख़त्म करना, ये चीज़ आपकी बात बोली गई है। रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को ट्रिपल करना, सेम सी बात है ना। तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है उसको डिस्प्लेस करना, इस पर प्रयास करना, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाना, और जो कार्बन एमिशन है और ये सबको आपको जो है रिड्यूस करना। एंड इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं कि धीरे धीरे आप फेस आउट कर रहे हो। ये लेटेस्ट जो ड्राफ्ट है, इट डज अवे विद अ क्लॉज कॉलिंग फॉर जस्ट एंड ऑर्डरली फेस आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल जो कि 80% ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहा गया कि अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रिड्यूस करना चाहते हो, तो इससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो, मतलब तो इसके लिए फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उन सबको जाना पड़ेगा। अब इसमें इसमें क्या है कि अब धीरे-धीरे फेस आउट करेंगे तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, तो इसमें कहा गया है कि जल्द इसको फेस आउट किया जाए। और इसमें ये भी कहा गया कि एक जो मतलब इंडिया ने भी इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था, इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट अभी G20 समिट इंडिया में हुई थी, इसमें उसमें भी ये बात आपकी हाईलाइट की गई थी कि रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करना चाहिए, ट्रिपल करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इस पर अभी और आर्टिकल्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। COP 28 के कंटेक्स्ट में आप लोग थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो मैंने कहा था पेज छोड़ के रखोगे तो एक साथ सारा लिख लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये निबंध का टॉपिक है, 1000 से 1100 शब्दों में लिखना है मुझे, और आपको लिखना है, और सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर सेंड करना। कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर तक रीच कर सकते हैं। और सौरभ पांडे सीएसई ऐप डाउनलोड करना, मैंने सारे पीडीएफ आप देख लो, रिवीजन पीडीएफ एडवांस करंट अफेयर के टेस्ट के डाल दिए हैं, 1 से लेकर 7 तक। 8वां टेस्ट जो है इस संडे को रात को 9 बजे शेड्यूल्ड है। प्राइस रिड्यूस कर दिया है फर्दर, कि आप लोग जो है इसका हिस्सा बने और टेस्ट अटेम्प्ट करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप उस रिडक्शन जो प्राइस का हुआ उसका आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, अभी 50 टेस्ट हैं टोटल, उसमें से 8वां टेस्ट है, और अच्छे लेवल के टेस्ट हैं, तो इनको प्लीज़ मिस ना करें। मेहनत लगती है टेस्ट प्रिपेयर करने में भी, कंटेंट पीडीएफ बनाने में भी, सारी चीज़ें तो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हैं, आप लोग डाउनलोड करना, रिवीजन करिए बढ़ना बढ़िया तरीके से। 2500 टॉपिक्स एडवांस करंट अफेयर्स का आपके रिवीजन हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ जो है ये आपका हो जाएगा। फिर एआरसी रिपोर्ट का भी कोर्स ऑलरेडी लाइव है, तो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। ये सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, तो उससे भी आप लोग गो थ्रू हों। अपना जो भी इस सेशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप जो है पूरा डाउनलोड मतलब अपना आंसर भी यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।